वेलकम बैक टू अपेक्स ऑफिसर एकेडमी। अपेक्स ऑफिसर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने बिहार स्पेशल क्लासेस की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने बिहार की औषधि और विस्तार, बिहार की भूगर्भिक संरचनाएं और बिहार के फिजिकल स्ट्रक्चर का पार्ट 1 वीडियो देखा है। उस सीरीज को आज पूरा करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है कि बिहार का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग 3 आधार पर बांटते हैं। उच्चावच के आधार पर उसको हम 3 भाग में बांटते हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम का शिवालिक का पर्वतीय भाग, मध्य गंगा में गंगा का मैदान और नीचे दक्षिण के पठार। इसमें हम लोगों ने शिवालिक का भाग और गंगा का मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। और इस पिछले वीडियो से आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गंगा के मैदान को विस्तार में पढ़ेंगे और गंगा के मैदान के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि गंगा के मैदान में कौन कौन सी भूमि पाई जाती है और उसके मैदान की क्या विशेषताएं हैं। तो इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था गंगा के मैदान के बारे में, तो फिर से एक बार कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि गंगा का मैदान जो है वो हिमालय की तराई से लेके, बिहार में हिमालय की तराई से लेके और दक्षिण में छोटा नागपुर तक इसका विस्तार है। यानी कि हिमालय से लेके छोटा नागपुर के बीच में जितना भी ये मैदानी भाग पाए जाते हैं उसको गंगा का मैदान कहा जाता है। इसका हम लोग क्षेत्रफल का बात किए थे, तो बिहार के गंगा का मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इसको गंगा के मैदान के बारे में। तो गंगा का जो मैदान है इसका हम लोग ढाल देख लेते हैं। ढाल, तो इसका ढाल जो है नदियों से पता होता है कि इसका ढाल कैसा है। हम लोग देखते हैं कि जितने भी हिमालय की नदियां हैं उत्तर से, वो बिहार में उत्तर से आके और गंगा में मिलती हैं। यानी कहें तो गंगा का मैदान का ढाल क्या है? उत्तर से दक्षिण की है गंगा नदी तक, और नीचे सोन नदी जो है और जो अजय किउल और पुनपुन नदी है वो बताती हैं कि इसका मैदान नॉर्थ से साउथ है। उत्तर गंगा का मैदान नॉर्थ से साउथ है और इसका साउथ यानी साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट है। दक्षिण गंगा का मैदान का जो ढाल है वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट है, जो कि सोन नदी से पता चलता है। और जो उत्तर का गंगा का मैदान है वो देखते हैं हम लोग उत्तर से दक्षिण क्रम में। ओवरऑल हम लोग बात करें बिहार के ढाल के बारे में, ओवरऑल बात करें, अगर सिंपल पूछा जाए उत्तर दक्षिण छोड़ के कि पूरे गंगा के मैदान का ढाल कैसा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट से ईस्ट है, और इसके साथ साथ बोल सकते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। ये ढाल हम गंगा नदी से पता चलता है ऐसे कि गंगा नदी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, जिससे पता चलता है ढाल ये वेस्ट से ईस्ट है, और सोन नदी है जो बताती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये तो ढाल हो गया। और ये जो ढाल है ये ढाल 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। यानी कि हर 1 किलोमीटर पर ढाल जो है 6 सेंटीमीटर ये नीचे है। ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग से 1 किलोमीटर अगर हम लोग पूरब जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर का ढाल होगा। फिर वहां से हम लोग और पूरब जाएंगे तो वहां भी 6 सेंटीमीटर का ढाल होगा। तो गंगा का मैदान का ढाल है वो 6 सेंटीमीटर का है। गंगा का मैदान का निर्माण के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जो मैदान है वो क्वाटनरी प्रकार की चट्टान से बनी हुई है, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां, उत्तर की नदियां और दक्षिण की नदियों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बगान, महानंदा, ये नदियाँ उत्तर की नदियाँ हैं। इनके द्वारा जो निक्षेप लाए गए उनसे बना। और जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं जैसे कि सोन हो गया, पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल, ये सब नदियाँ से लाया हुआ जो मिट्टी था उससे साउथ बिहार के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे विस्तार देखते हैं। ये पहला वीडियो में इतना हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं गंगा के मैदान का प्रकार। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जो गंगा का मैदान है, उत्तर गंगा का मैदान है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। 56,980 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर गंगा के मैदान का क्षेत्रफल है। इसको याद रखिए, बार बार देखिए, याद हो जाएगा। ठीक, ये जो गंगा का मैदान है ये दक्षिण गंगा के मैदान से ज्यादा क्षेत्रफल है उत्तर गंगा के मैदान का। इसका जो ढाल है, अभी हमें बताया, ढाल इसका नॉर्थ से साउथ है और वेस्ट से ईस्ट है। दो ढाल याद रखिए, एक तो नॉर्थ से साउथ और एक ये वेस्ट से ईस्ट। यानी कि उत्तर से दक्षिण क्रम में है, जो कि इसकी सहायक नदियों द्वारा पता चलता है,
और एक पश्चिम से पूर्व की तरफ है जो कि गंगा नदी के पता चलता है। ये मैदान हो गया। इस नदी की विशेषता गंगा के उत्तर का विशेषता है 56,980 किलोमीटर का क्षेत्रफल और ढाल इसका नॉर्थ से साउथ। और आगे हम लोग बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो उत्तर की जो नदियां हैं, उत्तर की नदियों द्वारा हुआ है इसका। और इसमें जो पिछले क्लास में बताया गया था इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विसर्पण और गोखुर झील। उत्तर गंगा के मैदान में विसर्पण पाया जाता है, नदियों में विसर्पण पाया जाता है और यहाँ पे गोखुर झील पाया जाता है। इतना पॉइंट को याद रखिए उत्तर गंगा के मैदान के बारे में कि इसमें गोखुर झील पाया जाता है उत्तर गंगा के मैदान में। नदियों में विसर्पण पाया जाता है यानी नदियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, जैसे कि कोसी नदी चलती है। इसका क्षेत्रफल है 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। ढाल है आपका नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट और इसका निर्माण उत्तर की नदियों द्वारा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर गंगा का जो मैदान है उसको चार भागों में बांटा जाता है। इसका वर्गीकरण कितने भाग में होता है? 4 भाग में इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक को बोलते हैं भाबर। ठीक है, भाबर गंगा का मैदान का भाबर है वैसा भाग है जो यहाँ पे ये पथरीली भाग, तराई भाग है। ये जो आप हिमालय देख रहे हैं, हिमालय जो शिवालिक यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तृत है, तो ये पतली पट्टी होती है। ये 7 किलोमीटर पतली पट्टी है, 7 किलोमीटर पतली पट्टी है। ये आपका पश्चिम चंपारण से लेके और यहाँ पे किशनगंज तक पतली पट्टी 7 किलोमीटर पश्चिम चंपारण से लेके, यानी यहाँ से लेके ये पश्चिम चंपारण से लेके ये ऊपर ही ऊपर किशनगंज तक ये आपका जो पतली पट्टी है ये आपका भाबर है। ठीक है, भाबर के बाद है बांगर। बांगर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि बांगर वैसा जलोढ़ मिट्टी है जो एक बार किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया और बाढ़ आने के बाद जो बाढ़ में जो जल में जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं उन मिट्टियों के द्वारा उस क्षेत्रफल को पाट दिया जाता है। उस क्षेत्र पे मिट्टी का एक परत चढ़ा दिया जाता है और फिर उस क्षेत्र पे अगले साल पानी नहीं आए, यानी वो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ बाढ़ नहीं आए। एक बार जलोढ़ मिट्टी कभी बहुत विकराल बाढ़ आ जाए, वहाँ पे लाके जलोढ़ मिट्टी बिछा दिया गया हो और उसके बाद फिर वहाँ बाढ़ नहीं आए, यानी फिर वहाँ पे अगले वर्ष पानी नहीं आए, तो उस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी होती है, इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी वैसी जलोढ़ मिट्टी जहाँ एक बार बाढ़ आ जाए फिर उसके बाद बाढ़ नहीं आए। हो तो जलोढ़ मिट्टी बाढ़ दोबारा लाया गया ही, लेकिन वहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता है, इसको बोलते हैं बांगर मिट्टी। तो बिहार में वैसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता है, जैसे कि ये आपका गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, इधर दरभंगा हो गया, इस तरफ का जो क्षेत्र हो गया ये वाला क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ हमेशा नहीं आता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है और मिट्टियों द्वारा वहाँ पे उस क्षेत्र को पाट दिया जाता है। इसका विस्तार ऐसे भी है और भी है, इसको बोला जाता है बांगर मिट्टी। और खादर मिट्टी क्या होता है कि वैसी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है बाढ़ द्वारा, उस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। आप लोग देखते हैं जितना भी इधर गंगा की सहायक नदी कोसी नदी के साथ साथ जितना भी और नदियों का बेल्ट है जो प्रतिवर्ष यानी जो बाढ़ वाला क्षेत्र है बिहार में जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है, वहां पे मिट्टी खादर पाई जाती है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है खादर मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आता है तो अपने साथ महीन उपजाऊ कण लेके आता है जो पोषक तत्वों से भरे होते हैं और इसके साथ पोषक तत्व से भरे होने के कारण ये बहुत उपजाऊ होता है। इसको बोलते हैं खादर, इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़। ठीक है, अगला है चौर या मन। ये फाबर खादर बांगर ये आप लोग भारत का मिट्टी भी पढ़िएगा तो उसमें भी पता चल जाएगा कि ये मिट्टी क्या है। एक नया पॉइंट है चौर या मन। अब देखिए चौर या मन क्या होता है। आप लोग आम बोलचाल में, आप लोग बिहार से ही हैं तो आप लोग आम बोलचाल में सुने होंगे चौरी खेत होता है, उसको बोलते हैं चौर का खेत या चौरी खेत। वैसा खेत होता है जहाँ पे आमतौर पर जब बाढ़ आता है तो 4 से 6 महीने तक वहाँ पे बारिश का पानी लगा रहता है। तो वह क्षेत्र होता है जहाँ पे बाढ़ आने के बाद या बारिश होने के बाद उस क्षेत्र में पानी भर जाता है और पानी भरने के साथ साथ वो बहुत दिन तक वहाँ पे पानी रहता है, 6 मंथ 7 मंथ पानी रहता है, भरा रहता है।
तो उस क्षेत्र को बोलते हैं चौर, दियारा, चौर या चौरी, ठीक है। और वही क्षेत्र चौर जब पानी जब सूख जाता है, निकल जाता है नहर के माध्यम से या भाप बन के उड़ जाता है, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। वो पानी वाला क्षेत्र जो जलमग्न क्षेत्र है वो खाली हो जाता है। तो जब खाली हो जाता है तो उसको बोलते हैं मन। चौर क्या हो जाएगा आपका, चौर पानी वाला क्षेत्र हो जाएगा। और मन जब वही पानी सूख जाता है तो उसको मन बोलते हैं। चौर क्या हो गया कि वह क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ आने के बाद पानी लग जाता है भारी मात्रा में, उसको चौर बोलेंगे। और मन, पानी जब सूख जाएगा उस क्षेत्र पर तो उसको मन बोलेंगे। तो ये हो गया आपका उत्तर बिहार के मैदान, ठीक है। उत्तर बिहार का मैदान का बात करें तो इसका क्षेत्रफल 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। इसका ढाल पश्चिम से पूरब है और उत्तर से दक्षिण की तरफ ढाल है। यह उत्तर की नदियों द्वारा बनाया गया है जो कि जलोढ़ मिट्टी से निर्माण हुआ इसका। इस मैदान में विसर्पण पाया जाता है नदियों में, यानी यहाँ की नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं जो कि बाढ़ आती हैं। इसका उदाहरण कोसी नदी है। इस नदी में गोखुर झील पाया जाता है। जब नदियाँ विसर्पण होकर टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं और फिर अपना पुनः रास्ता प्राप्त कर लेती हैं और पुराने मार्ग से कट जाता है, वो क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, यानी एक झील का रूप ले लेता है। उसी झील को बोलते हैं गोखुर झील बोलते हैं। इस नदी को चार भाग इस मैदान को चार भाग में बांटा गया है। पहले को भाबर, फिर बांगर, खादर और फिर चौरिया मन। भाबर क्या है, यह तराई वाला क्षेत्र है, हिमालय के सटा हुआ भाग है। यह बिहार में 7 किलोमीटर की पतली पट्टी है जो कि पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया से किशनगंज तक पाया जाता है। किशनगंज तक पाया जाता है। और बांगर मिट्टी यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वैसा स्थान जहाँ पे एक बार बाढ़ आ जाए और बाढ़ आने के बाद वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाए, यानी वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हो जाए, फिर अगले वर्ष वहाँ बाढ़ नहीं आए, उसको बोलते हैं बांगर। और खादर मिट्टी क्या है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे हर साल प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती जाए, उसको बोलते हैं खादर। चौर या मन क्या है, चौर वैसा क्षेत्र होता है जहाँ बाढ़ आने के बाद जल भर जाता है, जो 7 से 8 महीने तक पानी लगा रहता है, और सूखने के बाद जो क्षेत्र प्राप्त होता है उसको मन बोलते हैं। यह अब क्या हो गया, उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण गंगा के मैदान के बारे में। इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है। तो दक्षिण गंगा के मैदान का बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है। अगर हम लोग दक्षिण गंगा का मैदान का बात करें, सॉरी, इसको अगर हम लोग यहाँ लेके आ जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 33,670 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर का कितना था, उत्तर का था आपका 56,980। इसको बार बार देखते रहिए, याद हो जाएगा। दक्षिण गंगा का मैदान कितना है, 33,670 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो ढाल है, इसका ढाल आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ है, यानी कि सोन नदी जो यहाँ से जा रही है वो इसका ढाल बताएगी। ये आपका साउथ, ये नॉर्थ हो गया, यहाँ तक साउथ से नॉर्थ है। और इसका भी जो ढाल है वो वेस्ट से ईस्ट ही है, जो कि गंगा नदी भी बताती है, वेस्ट से ईस्ट है। अब इसका हम लोग बात करें तो इसका जो विस्तार है वो गंगा से लेके, यानी गंगा नदी से लेके और नीचे छोटा नागपुर के पठार तक है। कहाँ से कहाँ तक, साउथ से नॉर्थ, गंगा नदी से लेके और नीचे छोटा नागपुर के पठार तक दक्षिण गंगा के मैदान का विस्तार है। इस गंगा नदी के मैदान का हम लोग प्रकार की बात करें तो इसको 3 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में, 3 भाग में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है भोजपुर का मैदान, ठीक है, भोजपुर का मैदान। दूसरा है आपका मगध का मैदान, मगध का मैदान। और तीसरा है आपका, इसको बोलते हैं अंग का मैदान। ठीक है। पहला है भोजपुर का मैदान, दूसरा है मगध का मैदान और तीसरा है अंग का मैदान। हम लोग देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग सोन नदी है, सोन नदी आके यहाँ से मिलती है और ये सोन नदी आके यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। तो ये जो गंगा और सोन का दोआब है, ये जो गंगा और सोन का दोआब है, गंगा और सोन दोआब, इसी को बोलते हैं भोजपुर का मैदान। भोजपुर खुद एक जिला है तो इसको बोलते हैं भोजपुर का मैदान। यानी कि गंगा सोन दोआब का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं भोजपुर का मैदान। ये क्षेत्र आपका यहाँ से लेके
यहाँ तक। अब इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, इसमें आपका पहले तो भोजपुर आ जाएगा, फिर बक्सर आ जाएगा, फिर रोहतास और फिर कैमूर, ये आपके जिले आ जाएंगे। इसको बोलते हैं भोजपुर का मैदान। भोजपुर के मैदान के बाद है जो यहाँ से एक नदी जाती है क्यूल नदी। सोन और क्यूल, सोन और क्यूल नदी के बीच का जो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, मैदान है, इसको बोलते हैं मगध का मैदान। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मगध का मैदान। और ये क्यूल से लेके यहाँ जो राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी क्यूल नदी से लेके और राजमहल की जो पहाड़ी है, इसको बोलते हैं अंग का मैदान, अंग का मैदान। तो इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये मगध का मैदान आपका हो गया, कहाँ से कहाँ से, सोन और क्यूल नदी का जो दोआब है उसको बोलते हैं मगध का मैदान। और फिर क्यूल नदी से लेके जो राजमहल की पहाड़ी है वहां तक जो मैदान पाया जाता है इसको बोलते हैं अंग का मैदान। अंग एक महाजनपद था बिहार में, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद अंग था। ये भागलपुर वाला क्षेत्र जो मुंगेर वाला क्षेत्र है वहाँ पे अंग का मैदान है, और ये मगध का मैदान है, फिर ये सोन का मैदान है। ठीक है, ये है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं एक बार फिर से। जो दक्षिण गंगा का मैदान है, ये मैदान भी नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से ही बना हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 33,670 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो ढाल है वो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ढाल है, जो कि सोन नदी से पता चलता है। और दूसरा ढाल जो है वो नॉर्थ से, सॉरी ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ है, जो कि गंगा नदी से पता चलता है। इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी से लेकर नीचे छोटा नागपुर के पठार तक है। इसके प्रकार को देखें तो नदियों के दोआब के क्षेत्र के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं भोजपुर का मैदान, फिर दूसरे को बोलेंगे मगध का मैदान, तीसरे को अंग का मैदान। भोजपुर का मैदान गंगा और सोन नदी के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है उसको बोलते हैं भोजपुर का मैदान। फिर सोन नदी और क्यूल नदी के बीच का दोआब जो है उसको बोलते हैं मगध का मैदान। और फिर क्यूल नदी और राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अंग का मैदान। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण गंगा के मैदान का विवरण। अब हम लोग अगला विस्तार, जैसा कि हम लोग ने शुरू किया था बिहार का भौतिक विभाजन, उसमें पहला हम लोग ने देखा था शिवालिक का पर्वतीय भाग, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था सोमेश्वर की श्रेणी, फिर हरहा घाटी, फिर रामनगर धून की पहाड़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान में 2 भाग, पहला उत्तर गंगा का मैदान, फिर नीचे दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा के मैदान में हम लोगों ने 4 प्रकार का भूमि पढ़ा, जिसमें कि आपका भाबर हो गया, बांगर हो गया, खादर हो गया और चौर या मन हो गया। वैसे ही दक्षिण बिहार का बात करें तो दक्षिण बिहार के मैदान में भोजपुर का मैदान हो गया, मगध का मैदान हो गया और अंग का मैदान हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, याद ही कर लीजिए नोट में, कि जिस प्रकार उत्तर गंगा के मैदान के क्षेत्र में पानी भरे वाले क्षेत्र, जहाँ पानी भरा रहता है उसको चौर बोलते हैं, सूख जाने के बाद मन बोलते हैं। वैसा ही पानी भरा जो क्षेत्र रहता है उसको दक्षिण बिहार में ताल बोलते हैं, ताल। और जब पानी जब सूख जाता है तो टाल बोल देते हैं, टाल। ये ताल पानी वाला क्षेत्र हो जाएगा और टाल सूखा क्षेत्र हो जाएगा। ये नोट करके याद रखिए, ये दक्षिण गंगा का मैदान है, उसका विशेषता है ताल और टाल। ताल पानी वाला क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र, और टाल पानी के सूख जाने के बाद क्षेत्र। उसी प्रकार उत्तर गंगा का मैदान में क्या हो जाएगा, पानी जहाँ लगा होगा उसको बोलेंगे मन, और पानी जब, सॉरी चौर, और पानी जब सूख जाएगा तो उसको बोलेंगे मन। अब हम लोग अगला टॉपिक पर जाते हैं। गंगा का मैदान के बाद से जो लास्ट का है दक्षिण के बिहार का पठार। तो 3 भाग होता है भौतिक विभाजन में, एक शिवालिक का पर्वतीय भाग, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। तो हम लोग शुरू करते हैं दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दक्षिण का पठारी भाग, जो बिहार का दक्षिण का पठारी भाग है। दक्षिण का पठारी भाग। अब देखिए दक्षिण का पठारी भाग क्या है। हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना में पढ़ा था कि बिहार में जो सबसे नीचे की भूमि है, यानी सबसे दक्षिण की भूमि है, उसको भूगर्भिक संरचना के आधार पे सबसे प्राचीन भूमि माना जाता है। ये पठारी क्षेत्र है। ये छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा है जो कि बिहार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भूगर्भिक दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन क्षेत्र है, सबसे प्राचीन चट्टान है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग धरवार क्रम की चट्टान, धरवार या विंध्यन क्रम की चट्टान बोलते हैं। ठीक है, विंध्यन क्रम।
विंध्यन क्रम का चट्टान बोलते हैं। अब देखिए इसको हम लोग अब भौतिक आधार पे इसका हम लोग बात कर लें तो इसको देखते हैं हम कि यहाँ से सोन नदी इसको काटती है, ठीक है। तो दक्षिण के पठार को सोन नदी दो भाग में बांटती है। सोन नदी इसको विभाजित करती है। ये जो पश्चिम वाला भाग है, पश्चिम का भाग है, इसको बोलते हैं कैमूर का पठार, ठीक है। कैमूर का पठार, कैमूर का पठार, इसका विस्तार आपका वही कैमूर में हो गया। कैमूर और रोहतास में इसका विस्तार कैमूर और प्लस रोहतास में। इसका विशेषता का बात करें तो इसमें चूना पत्थर अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो सोन नदी क्या करती है, दक्षिण के पठारी भाग को दो भाग में बांटती है। पश्चिम का जो भाग है उसको कैमूर का पठार बोलते हैं। इसका विस्तार कैमूर और रोहतास में पाया जाता है और इसका जो स्पेशल विशेषता है कि इसमें चूना पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो पूरब का भाग है, यानी सोन नदी जो काटती है तो पूरब का जो भाग है इसको बोलते हैं खड़गपुर, यानी खड़गपुर का पहाड़, खड़गपुर का पठार, खड़गपुर का पठार। इसका विस्तार आपको जैसे ये पठार हो गया तो ये मुंगेर जमुई बांका में इसका विस्तार है। इसका विस्तार मुंगेर जमुई और बांका में है, ठीक है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है तो इसमें धात्विक खनिज पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें धात्विक खनिज पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है। तो बिहार के भूगर्भिक चट्टान के आधार पे सबसे प्राचीन चट्टान है। इसको फिर से एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो बिहार का जो दक्षिणी पठार है वो बिहार के गंगा के मैदान के बाद से शुरू होता है और छोटा नागपुर के पठार तक पाया जाता है। ये पठार जो है सोन नदी इसको दो भाग में बांटती है, द्विभाजित करती है। सोन नदी का जो दक्षिण का जो पठारी है उसका जो पश्चिम का भाग है उसको कैमूर का पठार कहा जाता है। इसमें कैमूर और रोहतास दो प्रमुख जिले आते हैं। इसका विशेषता है कि इसमें चूना पत्थर अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। और जो पूर्व का भाग है उसको खड़गपुर का पठार बोलते हैं, यानी मुंगेर जमुई और बांका में इसका विस्तार है। ये धात्विक खनिज से भरपूर है क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भूगर्भिक चट्टान के आधार पर यह सबसे प्राचीन चट्टान है बिहार में। तो ये आपका हो गया बिहार का भौतिक विभाजन का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको एक दो बार देखिए आप लोग, ये बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार इसको हम समराइज कर देते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ा। हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा, जिसके आधार ऊंचावच के आधार पर तीन भाग में बांटा जाता है। एक शिवालिक का पर्वतीय भाग, उसके बाद हम लोग गंगा का मैदान और फिर दक्षिण का पठार पढ़े। शिवालिक के मैदान में हम लोग सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी और रामनगर की दून को देखा। फिर गंगा के मैदान में हम लोगों ने देखा उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर गंगा के मैदान में हम लोगों ने देखा कि भाबर, बांगर, खादर और चौरिया मन देखा। फिर दक्षिण बिहार के मैदान में हम लोगों ने देखा भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, फिर अंग का मैदान। और साथ साथ इन मैदान की क्या विशेषता है, ढाल कैसी है, क्षेत्रफल क्या है, किन किन नदियों द्वारा लाया गया है, गोखुर झील किस में पाया जाता है, विसर्पण किस में पाया जाता है, उसको देखा हम लोगों ने। फिर दक्षिण का जो पठारी भाग है उसके बारे में देखा हम लोगों ने कि कैसा छोटा नागपुर का पठार वाला भाग है, विंध्यन और धारवाड़ क्रम की चट्टान है, सोन नदी इसको काटती है। पश्चिम वाले को बोलते हैं आपका कैमूर का पठार, पूर्व वालों को बोलते हैं खड़गपुर का पठार। फिर इनकी क्या क्या विशेषताएं रही, इन सबको हम लोगों ने देखा। अब आगे एक और महत्वपूर्ण चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, इसको आप लोग ठीक से नोट कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो क्राउन का बुक है उसको आप लोग रेफरेंस तौर पर पढ़िए, आपको बहुत सहायता मिलेगी। फिर मिलते हैं एक अगला वीडियो में जो कि बहुत मज़ेदार क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।